हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंथन पटेल। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर। आखिरी टॉपिक पे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। बैटरी के अंदर हमें 4 सेल पढ़ने थे, 2 प्राइमरी सेल पढ़ने थे, 2 सेकेंडरी सेल पढ़ने थे, जिसमें से हमने प्राइमरी सेल के बारे में बात कर ली। वहां पे हमने ड्राई सेल यानी कि लेग लेंथ से सेल पढ़ लिया और एक मर्क्यूरी सेल पढ़ लिया। अब सेकेंडरी सेल की बात करते हैं। सेकेंडरी सेल के अंदर भी हमें 2 प्रकार के सेल पढ़ने हैं। एक हमारे पास लेट स्टोरेज सेल है और एक हमारे पास फ्यूल सेल है। क्लियर? ध्यान रखिएगा किस तरीके से किया गया है। इक्वेशंस मेन रहेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको। प्राइमरी सेल के अंदर भी इक्वेशन मेन रहते हैं, यहाँ पे भी इक्वेशन ही मेन रहेंगे, बराबर। उसका जो कंस्ट्रक्शन फिगर है वो मैंने प्रॉपर्ली ड्रॉ कर दिया है, क्योंकि अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग मटेरियल में अलग अलग दिया हुआ है। आप उसमें से इजी वाला कोई पसंद करके ड्रॉ कर सकते हो, आपको समझ में आए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। क्लियर? ध्यान रखिएगा। चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं सेकेंडरी सेल कहते हैं किसे है। सेकेंडरी सेल्स जो क्या होते हैं, रिचार्जेबल। क्या होते हैं? रिचार्जेबल, यानी कि हम उसको चार्ज कर सकते हैं। रेडी ना? रिचार्जेबल जो होते हैं, जो सेल क्या होते हैं, रिचार्जेबल, जिसको हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, वो कही जाती है सेकेंडरी सेल। क्लियर? नाउ सेकेंडरी सेल के अंदर हमें 2 प्रकार के सेल पढ़ने हैं। एक पढ़ना है लेट स्टोरेज सेल और एक पढ़ना है फ्यूल सेल। रेडी? ध्यान रखिएगा क्या पढ़ना है। एक पढ़ना है लेट स्टोरेज सेल और एक पढ़ना है फ्यूल सेल। दोनों का मैंने प्रिंसिपल नहीं लिखा है, सीधा कंस्ट्रक्शन चालू किया है, क्योंकि प्रिंसिपल चारों 4 सेल का एक ही है, बराबर। उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग का जब पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है तब आप उसमें लिखना। प्रिंसिपल 4 चीजें लिखनी होती है। प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, उसका जो वर्किंग है यानी कि इक्वेशन किस तरीके से बनाए गए और उसका काम क्या है वो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है वो, उसके बाद उसके यूजेस। क्लियर? और प्राइमरी सेल के अंदर उसके सेल पोटेंशियल भी लिखने पड़ते हैं। यहाँ पे सेल पोटेंशियल लिखने की जरूरत नहीं होती। क्लियर? चलिए बात करते हैं लेड स्टोरेज सेल की। सबसे पहले उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो समझ लीजिए। लेड स्टोरेज सेल है ना, वो लेड स्टोरेज सेल आपके व्हीकल की बैटरी जो होती है वहां वो एक प्रकार के लेड स्टोरेज सेल कहा जाता है। क्लियर? जहां पे एक एनोड या एक कैथोड नहीं होता। एक्चुअल में जो फिगर होती है वो फिगर के अंदर मैं आपको एक नॉर्मल सा यहाँ पे जैसे बना के देता हूँ। उसके अंदर क्या होता है, जैसे ये एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर एनोड कैथोड एनोड कैथोड एनोड ऐसे बहुत सारे होते हैं। उसमें से जैसे कि ये एनोड है, क्लियर, ये जो है ये 3 एनोड है, तो साथ में 3 कैथोड लेने पड़ेंगे। चलिए 3 कैथोड साथ में ले लिए और 3 एनोड ले लिए। तो इन तीनों जो कि कैथोड है और ये तीनों जो कि एनोड है, क्लियर, ये इस तरीके से टर्मिनल बने होते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या होते हैं, एक एनोड या एक कैथोड नहीं होते, सिंगल भी हो सकता है और ज्यादा भी। जनरली किसी के अंदर हमारे पास मोर देन 1 मोर देन 2 हमारे पास क्या होते हैं, एनोड कैथोड होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको समझ में आया इसलिए एक एनोड और एक कैथोड बताया हुआ है, बराबर। वो बात पहले तो दिमाग में रखिएगा अच्छी तरीके से, वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से उसको सॉल्व आउट करना है और उसको उसके अंदर दिया क्या गया, बराबर। खास भूलना मत। चलिए यहाँ पे मैंने एक एनोड और एक कैथोड बताया गया है। तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन उसका जो है समझ लीजिए। क्या करना होता है, एक बीकर होता है, कंटेनर जैसा होता है, बीकर नहीं सॉरी, एक कंटेनर होता है। उस कंटेनर के अंदर हमारे पास 3 चीजें होती है, जैसे हमारे हर सेल में होता है एनोड कैथोड एंड हमारा इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? यहाँ पे हमने एनोड जो लेना है, मैंने नीचे मेंशन भी किया हुआ है, ये जो मैंने क्या लिखा है वो बाद में आपको समझाता हूँ। एनोड और कैथोड के अंदर एनोड के फॉर्म में मुझे क्या लेना है, एक लीड। क्या लेना है, लीड का एक पट्टा लेना होता है, एक लीड की मुझे स्ट्रिप लेनी होती है। रेडी? और कैथोड के अंदर मुझे लेना होता है लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड का एक पूरा स्ट्रिप लेना होता है। यानी कि एज एन एनोड में क्या लेने वाला हूँ, लेड पीबी, और कैथोड के रूप में क्या लेने वाला हूँ, लेड का ऑक्साइड। क्लियर? ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। चारों 4 सेल के अंदर वही बात मेन रहती है, कौन एनोड है कौन कैथोड है। अगर आपको वो समझ में आ जाता है तो इक्वेशन तो मैं आपको बनाना सिखा ही रहा हूँ किस तरीके से बनाना है। क्लियर? चलिए एनोड कैथोड लिया हो गया। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो इलेक्ट्रोलाइट हमें कौन सा लेना होता है, 30% वेट बाय वेट। कौन सा लेना होता है, 30% वेट बाय वेट H2SO4। 30% वेट बाय वेट H2SO4। इसका मतलब आपने 11 साइंस के अंदर सीख लिया है वेट बाय वेट क्या है। इवन मैंने आपको अगले लेक्चर अगले चैप्टर सॉल्यूशन के अंदर भी ये सिखा दिया है, बराबर। 30% वेट बाय वेट H2SO4 का सॉल्यूशन हमें यहाँ पे लेना होता है। क्लियर? इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अब मैंने एक चीज यहाँ पे बताई हुई है, Pb/PbSO4 PbO2/PbSO4। मींस ये सिर्फ आपको समझाने के लिए रिप्रेजेंटेशन है कि जब आप इक्वेशन लिखो, लेड स्टोरेज सेल जो सबसे आईएमपी है और फ्यूल सेल दोनों आईएमपी है, लेड स्टोरेज सेल का इक्वेशन लिखो तो एक बात दिमाग में रखनी है कि एनोड या कैथोड दोनों में से हमें बनना क्या है, PbSO4 बनाना क्या है, PbSO4 ही बनाना है। क्या बनाना है, PbSO4। मतलब कि जब हम इक्वेशन लिखेंगे तब Pb में से PbSO4 बना ही देंगे
PbO2 में से PbSO4 बनाई देंगे, फिर उसके बेसिस पे हम सामने सामने जो भी प्लस माइनस करना होगा वो सब करेंगे। क्लियर? क्या यहाँ पे एनोड पे क्या रिएक्शन होता है, Pb में से PbSO4 बनता है, कैथोड में से PbO2 में से PbSO4 बनता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई हमने तो Pb और PbO2 लिया था, ये SO4 कहाँ से आ गया? तो ये देखो मैंने एरो करके बताया हुआ है, इन दोनों के बीच में ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर के मार्कर से मैंने करा किया हुआ है, वो एज एन इलेक्ट्रोलाइट, वो एज ए इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया हमने, H2SO4, तो वहां पे सॉल्यूशन के अंदर कौन सा आयन होते हैं, सल्फेट आयन। कौन सा आयन होते हैं, सल्फेट, H2SO4 सल्फेट आयन। वो सल्फेट आयन यहाँ पे इन दोनों के साथ लेड के साथ प्रोसेस करके क्या बन जाता है, लेड सल्फेट। क्लियर? इस बात को दिमाग में रखिएगा खास। चलिए समझ में आ गई बात। तो ये आपका एक कंस्ट्रक्शन हो गया, आपको ये फिगर ड्रॉ करना है, समझाना है इलेक्ट्रोलाइट कौन लिया, एनोड कौन है, कैथोड कौन है, एनोड और कैथोड के अंदर हम क्या लेने वाले हैं, प्रोसेस क्या होने वाली है, बराबर। अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि ये जो है वो रिचार्जेबल सेल है। क्लियर? ये रिचार्जेबल सेल है, मतलब हमें इसके दोनों रिएक्शन लिखने होंगे। ये क्वेश्चन खास दिमाग में रखना कि आपका जो डिस्चार्ज रिएक्शन है वो कौन सा है और आपका जो रिचार्ज रिएक्शन है वो कौन सा है। मैंने दोनों को अलग अलग मेंशन कर दिया है। क्लियर? दोनों इजी है, दोनों को अलग अलग इसलिए दिखाया है कि आपको समझ में आ जाए। रेडी? रिएक्शन के अंदर जो डिस्चार्ज करने वाला रिएक्शन है वो मैंने प्रॉपर समझा दिया है और रिचार्ज करने वाला रिएक्शन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। रेडी? ध्यान रखिएगा, दोनों इक्वेशन किस तरीके से बने मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले समझ लीजिए। एज अ एनोड में क्या लेना है, लेड, एज अ कैथोड क्या लेना है, लेड का ऑक्साइड, बराबर। खास दिमाग में रखिएगा। अब इसका यूज कहाँ पे होता है वो तो आप जानते ही हो, यूज क्या उसका, इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। घर पे हम इन्वर्टर यूज करते हैं, क्लियर हो, या तो इन ऑटोमोबाइल व्हीकल की जो बैटरी होती है, इन शॉर्ट व्हीकल्स के अंदर यूज किया जाता है एज ए बैटरी। रेडी? तो एज ए बैटरी हम इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे। नाउ अब ये इक्वेशन देख लीजिए, मैंने कहा था देखिए Pb में से PbSO4 बनेगा, PbO2 में से PbSO4 बनेगा, वो तो दिख ही रहा है, देखिए आपको दिख रहा होगा Pb में से PbSO4 और PbO2 में से PbSO4, वो तो बन ही गया है। लेकिन एक्स्ट्रा बहुत सी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉन का गेन होना, लूज होना, मैं आपको यहाँ पे लिख के समझाता हूँ वो एक्चुअल में क्या है, बराबर। मिस्टेक ना हो इस बात का खास ध्यान रखना। चलिए, एनोड और कैथोड का रिएक्शन में आपको यहाँ पे मेंशन मिला हूं, ये मेरे साथ साथ लिखते जाएगा क्योंकि मुझे आपको फ्यूल सेल का जो रिएक्शन है वो भी समझाना है, इसलिए मैं उसको यहीं पे लिखूंगा, एनोड एंड कैथोड। क्लियर? समझिएगा, एनोड एंड कैथोड। एनोड के ऊपर कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्लियर? देखिए मैंने आपको कहा था फर्स्ट लेक्चर से आखिरी लेक्चर में भी ये काम में आया, देखिए दिख रहा है ऑक्सीडेशन। कैथोड क्या है, रिडक्शन। कैथोड के ऊपर कौन सी प्रोसेस होती है, रिडक्शन। अब समझिए, हमारा एनोड कैथोड कौन है, Pb एंड PbO2, तो उसको सबसे पहले लिख देता हूं मैं, ये Pb है, ये PbO2 है, बराबर। चलो पहले मैं एनोड की बात करता हूं। मैंने आपको बताया कि भाई एनोड और कैथोड दोनों के अंदर आपको एक बात याद रखनी है, क्या, Pb में से क्या बनने वाला है, PbSO4। क्या बनने वाला है, PbSO4। Pb में से PbSO4। अब समझिए, एनोड है, रिएक्शन कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का लूज होना। यहाँ पे Pb था, Pb में से PbSO4 बना, समझना बहुत अच्छी तरीके से। इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, 0। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +2 हो गया ना। देखिए SO4 -2 होता है, उस तरफ जाएगा +2 हो जाएगा। यानी देखिए अपने आप आपको यहाँ से भी पता चल जाता है कि +0 से +2 हुआ मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट आया मतलब कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो वो दो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे। क्लियर? तो +2 और -2 का जो चार्ज सामने सामने क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्लियर? और वो तो करना भी होता है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन तो लूज करवाने होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑलवेज राइट हैंड साइड पे आते हैं। ये सारी बातें तो हम सीख चुके हो अच्छी तरीके से। चलिए, अब ये SO4 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे लिखने पड़ेंगे SO4 -2 और आयोनिक फॉर्म है। देखिए चार्ज भी इस तरीके से बैलेंस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, SO4 -2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, चार्ज भी बैलेंस हो गया। हमारा पहला इक्वेशन यहाँ पे खत्म हो गया। देखिए कितना इजी है, बहुत इजी है, समझोगे तो बहुत इजी है। Pb में से क्या बन गया, PbSO4। ऑक्सीडेशन स्टेट के तक पता लगा कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज करवाने बाकी है, तो लूज करवा दिए। उसको बैलेंस करने के लिए और सल्फेट को बैलेंस करने के लिए इसलिए आप सल्फेट का आयन लिख दिया, सिंपल। रेडी? अब जो दूसरा इक्वेशन है उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा उसमें आपको समझना पड़ेगा। आपको आता ही है क्योंकि आपको रेडॉक्स बहुत अच्छे तरीके से आता है। रेडॉक्स जिसको अच्छे तरीके से आता है उनको ये सब सेल लिखने में आसानी होती है, एकदम आसानी से वो लोग लिख पाते हैं। देखिए मैंने कहा था PbO2 में से मैं क्या होने वाला हूँ, PbSO4। क्या होने वाला हूँ, PbSO4। चलिए PbO2 में से मैंने क्या बना दिया, PbSO4। अब समझिए सेम थिंग यहाँ पे मुझे क्या करवाना है, रिडक्शन करवाना है। समझना, थोड़ी सी भी मिस्टेक ना हो।
यहाँ पे मुझे क्या करवाना है, रिडक्शन। एक्चुअल में तो आपको ये जो इक्वेशन है ना, वो इक्वेशन आपको याद ही रख लेना है, आपको ध्यान रखना है ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन को आपको याद ही रखना है, उसमें मिस्टेक ना हो, बराबर। पर अगर भूल जाते हो तो आपको इस तरीके से इक्वेशन बनाना है, वो आप दिमाग में रखिएगा, क्लियर। चलिए सेम थिंग यहाँ पे देखिए PbO2 है, PbO2 यानी Pb का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए कितना है, 2 to the -4 उस तरफ जाएगा +4, यहाँ पे Pb का कितना हो जाएगा +2, दिख रहा है सिंपल, यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी दिख ही रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। अब रिडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन कितने कम हुए, 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँ, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करता हूँ, सबसे पहले क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉन को। आप दोनों कर सकते हो, देखो सल्फेट है तो सल्फेट को भी बैलेंस कर दो, चलिए सल्फेट को बैलेंस कर दिया, SO4 -2। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो। अब समझना बैलेंस करो का मतलब क्या, यहाँ पे प्लस इसके जैसा नहीं होगा, यहाँ तो सामने जो इक्वल था चार्ज इसलिए SO4 यहाँ पे आया, यहाँ तो +4 में से +2 बन रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, लेफ्ट, क्योंकि इसको गेन करना पड़ेगा ना, +4 में से +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, गेन कर लिए। समझना, मिस्टेक ना हो, दिमाग में रखना इस बात को। चलिए अब ऑक्सीजन जो है थोड़ा भारी मात्रा में हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, देखिए यहाँ पे 2 और 4 6 हो गए, यहाँ पे कितने 4 ही है, तो ऑक्सीजन उसको या हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए किसका यूज करते हैं, वाटर का, सिंपल बात है, रेडी। लेकिन 4 और 1 5 ही हुआ तो उसको और एक बैलेंस कर देते हैं। चलिए क्या, 2 ऑक्सीजन 4 6 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे देखिए 4 ऑक्सीजन है। समझ में ना आए तो शांति से वीडियो बार बार स्लो करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा सर क्या बोल रहा है। PbO2 में से PbSO4 बनाना था, पहले तो बना दिया। ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चला कि भाई सल्फेट यहाँ पे है, यहाँ पे सल्फेट नहीं है तो सल्फेट लिख दिया। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 कम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करवा दिया, बराबर। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने से पता चला कि भाई सामने 2 ऑक्सीजन कम है, तो 2 ऑक्सीजन के लिए मैंने 2H2O डाल दिया। तो हाइड्रोजन यहाँ पे एंट्री कर ली हाइड्रोजन ने, तो 2 to the 4 हाइड्रोजन हो गए, तो इस तरफ कितने हो जाएंगे 4H+। ये हो गया हमारा इक्वेशन, सिंपल। देखिए यही तो है, PbO2 SO4 -2 2 इलेक्ट्रॉन 4H+, PbO2 2 इलेक्ट्रॉन SO4 -2 4H+। थोड़ा यहाँ से वहाँ लिखा है बस, बाकी तो लाइन है, क्लियर। सामने क्या बन गया, PbSO4 + 2H2O, PbSO4 + 2H2O, सिंपल, गलती ना हो, ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसका मैं टोटल रिएक्शन लिख रहा हूँ, समझना क्या लिख रहा हूँ, टोटल रिएक्शन इसका मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो देखिए समझना, Pb और SO4 -2, PbO2 और SO4 -2, यानी SO4 -2 2 बार आया, साथ में 4H+ भी है। समझना, हाइड्रोजन के 4 आयन मतलब क्या, H2, हाइड्रोजन के 4 एटम मतलब H2, सल्फेट 2 बार, SO4 2 बार, चलो 2 बार हो गया। एक्चुअल में हाइड्रोजन के 4 एटम का मतलब क्या होता है, 2H2 ही तो होता है। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल मतलब कि 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल मतलब कि 4 हाइड्रोजन, तो 2 मॉलिक्यूल मैंने हाइड्रोजन के लिए किया तो 4 हाइड्रोजन अपने आप हो गया। चलिए सल्फेट 2 है, तो सल्फेट तो देखो अगर 2 है तो अपने आप ये बनेगी एक H2SO4 का सॉल्यूशन, तो यहाँ एक H2SO4 यहाँ पे आ गया, प्लस ये सब एज रहेगा Pb प्लस PbO2, देखिए Pb प्लस PbO2, देखिए दोनों है ही, रेडी। समझना, मिस्टेक ना हो। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन तो सामने सामने कट हो जाएंगे, उसकी तो कोई हमें जरूरत फिलहाल है नहीं, उसको तो इक्वल करने का ही हमें उड़ाना है। चलिए PbSO4 2 बार आ गया तो गिव्स हो जाएगा 2 PbSO4 प्लस वाटर के 2 मॉलिक्यूल है तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल को हमने दिखा दिया। ये हो गया हमारा फाइनल रिएक्शन, PbPbO2 2H2SO4, PbPbO2 2H2SO4 gives 2 PbSO4 plus water gives 2 PbSO4 plus water। मैंने यहाँ पे रेड पेन से दिखाया है इलेक्ट्रिक करंट, तो वो आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ पे साथ में इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट हुआ ना, तभी तो आपका व्हीकल चलेगा, वरना व्हीकल चलेगा ही नहीं। आप जो हॉर्न बजाते हो, आप जो लाइट करते हो आगे की, क्लियर, वो सारी चीजें हमारी बैटरी के ऊपर डिपेंड रहती है, तो उसको करंट मिलता कहाँ से, यहाँ से। ये प्रोसेस होकर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। वो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ, वो इलेक्ट्रिक करंट हमारे व्हीकल को ये सब चीजें प्रोवाइड करता है, रेडी। इन्वर्टर के अंदर ये सब तो होता है, बड़ी बैटरी में छोटी बैटरी को जैसे रिचार्ज किया जाता है वैसे, क्लियर। तो ये जो है वो रिएक्शन जो है, वो रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है डिस्चार्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये, डिस्चार्ज रिएक्शन, याद रखिएगा, खास मिस्टेक ना हो। डिस्चार्ज रिएक्शन, क्लियर। डिस्चार्ज रिएक्शन के अंदर मुझे एक्चुअल में डिस्चार्ज रिएक्शन में मेरे पास होता क्या है, सारा Pb में से PbSO4 और PbO2 में से PbSO4 बन जाता है, यानी कि ये Pb में से PbSO4 और PbO2 में से PbSO4 बन जाता है, यानी कि हमारा सेल जो होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्चार्ज। व्हीकल चलाते आपने 1 महीना 2 महीना 3 महीना, डिपेंड्स ऑन बैटरी के जो क्वालिटी होता है। आपने जैसे कि 6 महीना चला और बैटरी आपकी खत्म हो गई, तो क्या करते हैं हम, वो बैटरी को हम रिचार्ज करवाने देते हैं। कहते हैं ना गैरेज के अंदर रिचार्ज करवाने देते हैं। वो रिचार्ज मतलब क्या,
वो रिचार्ज रिएक्शन उल्टा रिएक्शन, कुछ नहीं होता। ये जो रिएक्शन लिखा है मैंने वो रिएक्शन का उल्टा रिएक्शन, इस रिएक्शन का उल्टा, मतलब कि PbSO4H2O जो डिस्चार्ज हो चुके थे उन दोनों को मैंने इलेक्ट्रिक करंट दिया, जैसे यहाँ पे जनरेट हुआ था यहाँ पे देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट दिया तो ये दोनों वापस बन गए PbPbO2 और H2SO4, PbPbO2 H2O4, मतलब कि हमारी बैटरी क्या हो गई, रिचार्ज हो गई ना। ये इसलिए इस रिएक्शन को रिचार्ज रिएक्शन कहते हैं, डिफरेंट ध्यान रखना। इसीलिए इस रिएक्शन को रिचार्ज रिएक्शन कहते हैं और इस रिएक्शन को डिस्चार्ज रिएक्शन कहते हैं। क्लियर, बोलना मत। ये डिस्चार्ज रिएक्शन है और ये रिचार्ज रिएक्शन है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। क्लियर ना। गैरेज में जब हम बैटरी देते तो वो क्या करता है, बड़ी बैटरी के साथ छोटी बैटरी को जोड़ता है। क्यों? क्योंकि बड़ी बैटरी में से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे फ्लो हो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो तो, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई चीज करता नहीं है वो, ये दोनों चीजों को सिर्फ क्या करता है, कन्वर्ट करता है, रिकन्वर्ट करता है किसके अंदर, वापस हमारे PbPbO2 में। बराबर। अब आपके दिमाग में एक बात यहाँ पे आ रही होगी कि भाई यहाँ पे 30% वेट बाय H2SO4 क्यों लिया, कोई एक्स्ट्रा क्यों नहीं? क्योंकि 30% वेट बाय H2SO4 एक स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन मानी गई है, जिस कंडीशन पे हमारी बैटरी प्रॉपर्ली वर्क करती है। बराबर। पर फिर भी कुछ टाइम के बाद अगर आप ऐसा सोचो तो भाई आप तो ऐसा कहो कि सर फिर तो बैटरी को बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बैटरी तो कंटिन्यूस चलती ही रहेगी ना, हमने रिचार्ज जैसे ही खराब हुई डिस्चार्ज हुई वापस रिचार्ज कर दिया, डिस्चार्ज हुई वापस रिचार्ज कर दिया। पर ऐसा होता नहीं है। क्यों? देखिए मैंने आपको एक बात इस इक्वेशन के अंदर बताई कि यहाँ पे सल्फेट आयन प्रोवाइड होते हैं, कहां से, यहाँ से प्रोवाइड होते हैं ना। तो सल्फेट आयन प्रोवाइड हो गए, रिचार्ज हो गया, वापस डिस्चार्ज हुआ, वापस सल्फेट आयन प्रोवाइड हुए, वापस डिस्चार्ज हुआ, वापस, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। ये भाई तो क्या हो रहे हैं, खाली होते जा रहे हैं, धीरे 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 सल्फेट आयन क्या होते जा रहे हैं, हालांकि ये और ये जो है वो डिस्चार्ज रिचार्ज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सल्फेट आयन क्या होते जा रहे हैं, खाली होते जा रहे हैं। यानी कि एक टाइम ऐसा आता है जब ये 30% वेट बाय वेट की जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होते 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 इतनी कम हो जाती है, क्या हो जाती है, खाली। क्लियर। इसलिए हम जब गैरेज में थे तो वो क्या कर, जब हम बोलता क्या है कि इसका जो लिक्विड है वो या तो वो लिक्विड चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, या तो ये लिक्विड चेंज करना पड़ेगा यानी डिस्चार्ज करना पड़ेगा, या तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे बैटरी के साथ जोड़ना पड़ेगा। यानी कि हमें ये या तो ये बदलना पड़ेगा, अगर अच्छी क्वालिटी की बैटरी है तो 30% वेट बाय H2SO4 को बदल दिया जाता है, वो भी 2-3-4 बार बदल के ये भी पूरी बैटरी को क्या करता है, डैमेज, क्योंकि तब तक तो ये रोड भी खराब हो चुके होते हैं ना। रेडी। इसीलिए ये जो बैटरी है वो लंबे टाइम तक चलती जरूर है, बराबर, पर एक ना एक दिन तो ये खत्म हो ही जाता है। समझ में आई बात? तो ये सेंस दिमाग में रखना कि ये जो है उसको क्यों वहां पे भरा जाता है। बराबर। टेक्स्ट में ये नहीं दिया है, इसको दिमाग में रखना आपके नॉलेज के लिए। तो ये समझ में आ गई बात। इसको फटाफट से एक बार वीडियो पॉज करके फटाफट से एक बार लिख लीजिए, क्योंकि उसके बाद मुझे आपको फ्यूल सेल पढ़ाना है। क्लियर, फटाफट से उसको लिख लीजिए। चलिए, तो ये था रिचार्ज रिएक्शन एंड डिस्चार्ज रिएक्शन फॉर लेड स्टोरेज सेल। रेडी। लेड स्टोरेज क्यों कहते हैं, क्योंकि लेड वहां पे स्टोर हो रहा है इसलिए। चलिए अब बात करते हैं फ्यूल सेल की। फ्यूल सेल जो है वो फ्यूल सेल एक्चुअल में 21st सेंचुरी और 20th सेंचुरी का सबसे बेस्ट ऐसा माना जाता है कि एक बेस्ट डिस्कवरी है, जिसकी मदद से हम, जैसे अभी जो ग्लोबल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जैसे कि पॉल्यूशन, तो वो पॉल्यूशन हम इसकी मदद से क्या हो सकते हैं, हमें वहां से छुटकारा मिल सकता है। क्यों, किस तरीके से, क्योंकि फ्यूल सेल का जो काम है वो काम ऐसा है, आप दूसरा कोई भी सेल ले लो, वो सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, सब कुछ होता है, लेकिन साथ में एग्जॉस्ट भी निकलता है। यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। यहाँ पे हमें एक्चुअल में, यहाँ पे तो जो हमें प्रोडक्ट मिलती है वो तो ड्रिंकिंग वाटर होता है, हम उसको पीने के पानी के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, डिस्टिल्ड वाटर होता है। रेडी। तो फ्यूल सेल क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले फ्यूल सेल जो है वो आप एक नॉलेज के लिए बता दूं, फ्यूल सेल का जो यूज था वो किया गया था अपोलो स्पेस प्रोग्राम के अंदर। अपोलो स्पेस प्रोग्राम जो था, जब हम मार्स पे गए थे, सॉरी हम नहीं गए थे, जब वो लोग मार्स पे गए थे तब उनके स्पेस शटल के अंदर वहां पे जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर रहा था, वो इलेक्ट्रिक पावर जब सप्लाई कर रहा था, वो सप्लाई करने के लिए उन लोगों ने फ्यूल सेल का यूज किया था, क्योंकि फ्यूल सेल की एफिशिएंसी बहुत जबरदस्त होती है। और वो फ्यूल सेल के अंदर से जनरेट हुए जो पानी होता है, साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में जो पानी निकलता है, वो पानी को उन लोगों ने पीने के पानी के फॉर्म में भी यूज किया है। बराबर, इस बात का ध्यान रखना। चलिए कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, खास समझना पड़े तो कंस्ट्रक्शन उसका जो है वो मिस्टेक ना हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है वो आपको इसका प्रॉपर ड्रॉ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने जैसा ड्रॉ किया है वैसे ही आप ड्रॉ कीजिएगा। क्लियर। सबसे पहले तो एक कंटेनर बनाना होता है, ये जो मैंने रेड मार्कर से बनाया हुआ है वो एक कंटेनर है। वो कंटेनर के अंदर मैंने 3 साइड होल रखे हैं। क्लियर। एक साइड क्योंकि वहां से मुझे हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड करना है, दूसरी साइड वहां से मुझे ऑक्सीजन गैस को प्रोवाइड करना है, तीसरी साइड से वो दोनों मिक्स होकर जो बनने वाला है उसको बाहर निकालना है। क्लियर। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर। अब एक बात आप लोग जानते हो कि मैंने यहाँ पे इसलिए उस रिएक्शन को मेंशन भी किया है
कि ये जो है वो कभी डायरेक्ट प्रोसेस नहीं हो सकती ना। आप लोग 7th से पढ़ते आ रहे हो ये चीजें कि भाई H2 और O2 मिक्स हो गए तो वो तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होगी ना, बहुत ही ज्यादा अमाउंट के अंदर एनर्जी को जनरेट किया जाएगा अगर इन दोनों को डायरेक्ट मिक्स कर दिया गया, तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इनको डायरेक्ट नहीं बल्कि हमें क्या करना पड़ता है, इनडायरेक्टली मिक्स करना पड़ता है, इनडायरेक्टली कंबाइन करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, एक ऐसा एक कंटेनर बनाया जिस कंटेनर के अंदर, यहाँ पे देखिए ये जो दो आपको रेड पट्टे दिख रहे हैं वो क्या है, पोरस कार्बन। क्या है, पोरस कार्बन। पोरस मीन्स थोड़ा ऐसा कार्बन कलर होता है जिसके अंदर होल होता है, बराबर। वो पोरस कार्बन की ओर से मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों रख दिया, मतलब कि डायरेक्टली O2 और H2 डायरेक्टली हमारे कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली दूसरे के टच में आएंगे नहीं, बराबर। बीच में क्या कर दिया है हमने, कार्बन का वो पोरस मटेरियल रख दिया है, जिससे क्या हो जाएगा, उसमें होके वो लोग आएंगे। यानी कि इस तरफ से H2 गैस जाएगा, इस तरफ से O2 गैस जाएगा, और H2 और O2 इन दोनों में से फर्स्ट के इस तरफ जाएंगे, तब तक उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी और वो दोनों मिक्स होंगे तो वहां पे पानी सेपरेट होगा और साथ में एनर्जी भी बनेगी, बराबर। तो वो एनर्जी वहां पे एक्सप्लोजन नहीं होगी, मतलब कि ब्लास्ट नहीं होगा, बल्कि हम उसका यूज कर पाएंगे, बराबर। यहाँ पे मैंने H2 गैस और O2 गैस को जहाँ पे प्रोवाइड किया है, वो H2 गैस वाले रोड को मैंने एनोड नाम दिया हुआ है और O2 गैस वाले रोड को मैंने कैथोड नाम दिया। वो क्यों दिया है वो आपको इक्वेशन में समझ में आ ही जाएगा, मैं इसको एंड इसको कैथोड क्यों नहीं कह सकता हूँ, क्लियर। क्योंकि जहां पे जो रिएक्शन होता है उसी रिएक्शन के बेसिस पे हमें चलना पड़ता है, क्लियर, याद रखिएगा खास। चलिए, रिएक्शन H2 और O2 और H2 हमें बनाना तो पानी ही है, ये तो हमारा फाइनल रिएक्शन है। तो हम एनोड और कैथोड के रूप में क्या लेने वाले हैं, मैंने आपको बताया कि भाई एनोड क्या लेने वाला हूं मैं, डाइहाइड्रोजन गैस, और कैथोड क्या लेने वाला हूं, डाइऑक्सीजन गैस, क्लियर। यहाँ पे मैंने उसको मेंशन भी किया हुआ है। बीच में जो बनता है वो हमारा एक्वियस इलेक्ट्रोलाइट यानी कि वाटर होता है, बराबर। इसके लिए वो एक एडवांटेज, इसको मैं बाद में बताता हूँ आपको, पहले इक्वेशन इसके समझ लेते हैं। चलिए, यहाँ जगह है तो यही बता देता हूँ, ये भले रहा, आप इसको बाद में भी लिख दीजिएगा, क्लियर, समझाया हुआ है आपको, उसके बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए, एनोड और कैथोड, यहाँ पे एनोड के ऊपर कौन सी प्रोसेस हो रही है, ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है, क्लियर। यहाँ पे एनोड पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी, यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस होगी, क्लियर, रेडी। चलिए, हाँ, अब एनोड के रूप में तो मैंने क्या लिया हुआ है, डाइहाइड्रोजन गैस लिया हुआ है, कैथोड के रूप में मैंने क्या लिया हुआ है, डाइऑक्सीजन गैस लिया हुआ है। अब समझ, एनोड के ऊपर रिएक्शन कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन करवाना मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन डालना, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन डालना मतलब क्या बनने वाला है, वाटर बनने वाला है। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। इक्वेशन को तो मैंने यहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। चलिए, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस 0, देखिए फिर भी समझ में आ जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2 उस तरफ जाएगा, +2 / 2 +1, यानी क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, 0 से +1 हुआ, यानी कि रिएक्शन तो कौन सा हो रहा है, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। अब समझिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इस तरफ तो वाटर है ही, यानी इस तरफ मुझे क्या डालना पड़ेगा, OH- आयन डालने पड़ेंगे। लेकिन OH- आयन को मुझे उस तरीके से डालना पड़ेगा जैसे ऑड इवन का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको रिडॉक्स में पढ़ाया था, कि सामने सामने आपको इस तरीके से बैलेंस करना है जिस तरीके से दोनों चीज, पानी और OH दोनों बैलेंस हो जाए। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 और 1 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो मैं बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे कि मैंने 2 किया, 2 OH- किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, तो अपने आप हो जाएगा। देखिए 2 to the 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस, क्लियर। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यहाँ पे 2 OH- का गेन हुआ है, तो सामने 2 इलेक्ट्रॉन मुझे लूज करवाने पड़ेंगे, सिंपल ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवाने पड़ेगी। ये हो गया हमारा कौन सा रिएक्शन है, एनोड वाला, देखिए वही है, H2 + 2 OH- gives 2 H2O + 2 इलेक्ट्रॉन, सिंपल। चलिए, रिडक्शन की बात करते हैं। रिडक्शन पे क्या है, हमारा डाइऑक्सीजन गैस है। डाइऑक्सीजन गैस को मैं आपको इजी बनाता हूं थोड़ा, डाइऑक्सीजन गैस को मैं सिर्फ ऑक्सीजन कहता हूं क्योंकि आप आसानी से लिख पाओ, बराबर। चलिए, 1/2। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को मुझे क्या करवाना है, रिड्यूस करवाना है, मतलब उसमें क्या डालना पड़ेगा, H2 या डाइहाइड्रोजन गैस डालना पड़ेगा। तो समझिए, ऑक्सीजन को मुझे रिड्यूस करवाना है तो मैं उसके अंदर H डालूंगा, तो सामने जो बनेगा, बस आपको यहाँ पे यही समझना है, वो क्या बनने वाला है, OH-, ना कि वाटर, क्योंकि वाटर बनेगा तो वो तो फिर से क्या होने वाला है, जैसे हमने यहाँ पे H2 डाला, रिडक्शन प्रोसेस ही कही जाएगी, लेकिन वाटर सामने साइड क्या हो जाएंगे, 2 बार वाटर हो जाएंगे, नहीं, ऐसा करना नहीं है, ध्यान रखना। क्या, O के अंदर रिडक्शन करवाना है, मतलब O के अंदर H डालना है, तो हमने H डाल दिया। अब इस OH को बैलेंस करने के लिए मुझे इस तरफ क्या करना पड़ेगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल, पहले फिलहाल एक डाल के देखते हैं बात बनती है कि नहीं। चलिए बैलेंस करके देखते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 1/2 मतलब 1,
और एक 2, यहाँ पे तो एक ही है तो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। क्लियर। हाइड्रोजन कितने हैं 2 टू जा सॉरी हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे एटम कितने हैं 2, बैलेंस। और रिड्यूस रिडक्शन है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा 2H माइनस है इसलिए। क्लियर। याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवाने पड़ेंगे, सामने 2H माइनस है इसलिए। अब जब इसका मैं टोटल रिएक्शन लिखता हूं, समझना टोटल रिएक्शन में क्या होगा, देखिए जैसे कि 2H माइनस उड़ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन उड़ जाएंगे, एक वाटर के मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे, बचेगा क्या H2 प्लस 1/2 O2, क्या बचेगा H2 प्लस 1/2 O2 गिव्स वाटर का एक मॉलिक्यूल बचा, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल। यही तो हमारा रिएक्शन है, ये रहा H2 1/2 O2 H2O। रेडी, रिएक्शन तो यही है। प्लस इसमें साथ में क्या जनरेट होता है एनर्जी, उसको मैंने लिख दिया है क्योंकि मैंने आप को बताया ही कि इसमें एनर्जी सेक्रेट होती है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे एनर्जी निकलती है जिसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। सिंपल। याद रखिएगा सारे इक्वेशन को मैंने किस तरीके से बताया हुआ है, मिस्टेक ना हो। ये जो है किस तरीके से समझाया है वो आप खुद समझिएगा, खुद लिखने की ट्राई कीजिएगा। क्लियर। सेम इसको भी लिखने की ट्राई कीजिएगा तो अपने आप ये आपको मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। बराबर। अब यहाँ पे मैंने एक बात बाकी रखी, वो उसके एडवांटेज, ये याद रखना क्या आता है एमसीक्यू के अंदर, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है कि इसकी जो एफिशिएंसी होती है, फ्यूल सेल की एफिशिएंसी होती है, उसकी जो काम करने की ताकत होती है वो क्या होती है 70% ऑफ टीपीपी। टीपीपी मींस व्हाट, थर्मल पावर प्लांट। टीपीपी मींस व्हाट, थर्मल पावर प्लांट। 70% ऑफ थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट से कितनी होती है 70% ज्यादा होती है। रेडी। थर्मल पावर प्लांट की कितनी होती है सिर्फ 40% ही होती है। समझना ये जो है एफिशिएंसी 70% होती है, इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है सिर्फ 40%। यानी कि आप सोच सकते हो थर्मल पावर प्लांट के अंदर कोल का यूज किया जाता है, अबाउंडेंस मात्रा में हीट जनरेट की जाती है, फिर भी उसकी कंपैरिजन में ये अकेला सेल 70% यूज करता है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इसमें चलो पॉल्यूशन भी निकलता है, धुआं भी निकलता है जब कोल बर्न होता है, यहाँ तो धुआं निकलने की कोई चीज नहीं, यहाँ पे जो धुआं निकलने वाला है तो क्या बनेगा पानी, जिसको हम पीने के पानी के रूप में यूज कर सकते हैं। क्लियर। डिस्टिल वाटर बनेगा इससे साइड प्रोडक्ट में। बराबर। ये जो पानी यहाँ पे बना वो साइड प्रोडक्ट में हम किसका यूज कर सकते हैं, पीने के पानी के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। बराबर। तो ये ध्यान रखिएगा, खास मिस्टेक ना हो, ये एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। बराबर। क्या फ्यूल सेल, उसके रिएक्शंस और लेड स्टोरेज सेल के रिएक्शंस मेंशन कर दिए मैंने। इसके जो यूजेस है वो मैंने यहाँ पे बता दिए है। टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल पावर इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम एंड इन ऑटोमोबाइल इन द एक्सपेरिमेंटल बेसिस। क्लियर। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे भी फिलहाल काम चल रहा है, डायरेक्ट उसका यूज नहीं कर सकते। क्लियर। रेडी। तो ये दोनों यूज आपको याद रखने हैं, इसके भी यूजेस याद रखिएगा। इसके सेल्फ पोटेंशियल तो होते ही नहीं है क्योंकि इसके सेल्फ पोटेंशियल दिखाने की जरूरत नहीं, तो खुद रिचार्ज और डिस्चार्ज होते रहते हैं। रेडी। फटाफट से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे देखिए हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है, पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 29 लेक्चर के अंदर हमने खत्म कर दिया है। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमने जितना भी कुछ भी पढ़ा है वो सारी चीजों को आप बारी बारी से देखिए और अपनी एक खुद की नोट्स बनाइए, पूरी एक नोट्स बनाइए पूरे चैप्टर की, जो आपको आखिरी टाइम पे, एग्जाम के आखिरी टाइम के आपको पढ़ने में काम में आए। क्लियर। मैं आपको पीडीएफ सप्लाई करने ही वाला हूँ, लेकिन फिर भी आप अपनी खुद से नोट बनाओगे जो हमने पढ़ा है तो आपको ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर। अच्छी तरीके से देखिएगा। इसके बाद का लेक्चर में हम दूसरा चैप्टर चालू करेंगे। रेडी। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक थैंक्स अ लॉट।